नमस्कार। आज हम एक ऐसी अजीब सी दुनिया में चलेंगे जो न तो पौधों की है न ही जानवरों की, फिर भी ये हमारे प्लैनेट पर हर जगह मौजूद है। बिल्कुल सही, हम बात कर रहे हैं फंगल किंगडम यानी कवक जगत की। चलिए देखते हैं कि आखिर ये जीव इतने अनोखे हैं क्यों। तो इन अनोखे जीवों को समझने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये आखिर हैं क्या और मिलते कहाँ हैं। सोचिए जरा, ये जीव लगभग हर जगह है, गार्डन की मिट्टी में, हवा में, यहां तक कि हमारे शरीर पर भी। सच पूछो तो कवक की दुनिया ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। अच्छा, अगर ये हर जगह हैं तो सवाल ये उठता है कि आखिर इनमें ऐसा क्या है जो इन्हें पौधों और जानवरों से अलग बनाता है। चलिए अब इनकी बनावट और इनकी खास बातों को समझते हैं। कवक के शरीर को एक स्पेशल नाम दिया गया है, थैलस। इसे बस ऐसे समझिए कि एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। मतलब इसमें पौधों की तरह ना तो जड़ें हैं, ना तना, ना ही पत्तियां, कुछ भी नहीं। और शायद यही वजह है कि ये खाने के लिए बिल्कुल अलग तरीका अपनाते हैं। और ये जो थैलस है ये बनता है बिल्कुल पतले पतले धागों से। इन्हें कहते हैं कवक तंतु या इंग्लिश में हाइफी। सोच सकते हैं कि ये हजारों धागे एक मकड़ी के जाले की तरह आपस में मिलकर पूरे कवक का शरीर बना देते हैं। यहां दो बहुत जरूरी बातें हैं। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, कवकों में क्लोरोफिल नहीं होता। इसका सीधा मतलब यह है कि ये पौधों की तरह धूप से अपना खाना खुद नहीं बना सकते। और दूसरी बात, कुछ कवकों की रिप्रोडक्टिव सेल्स में ना एक पूंछ जैसी चीज होती है जिसे फ्लैजेला कहते हैं। ये उन्हें, समझ लीजिए, तैरने में मदद करती है। अब ये जो धागे हैं ना, ये दो अलग अलग तरह से अरेंज हो सकते हैं। एक है दीर्घ उत्तक। इसमें धागे ढीले ढाले पैरेलल रखे हुए हैं, जैसे कुछ धागों को बस एक साथ रख दिया हो। लेकिन दूसरा है आभासी मृदुतक। यहां पर धागे एकदम कसकर बुनी हुई चटाई की तरह आपस में गुंथे होते हैं, एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हुए। तो हमने ये तो देख लिया कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, ये जिंदा कैसे रहते हैं? ये खाते क्या हैं? चलिए अब पर्दे के पीछे झांकते हैं और इनकी न्यूट्रिशन के तरीकों को समझते हैं। इसका जवाब है एक सिंपल सा शब्द, परपोषित यानी हेटेरोट्रॉफिक। इसका मतलब साफ है, ये अपना खाना हमेशा दूसरों से लेते हैं। कभी ये नेचर के शिकारी बन जाते हैं, कभी सफाई कर्मी, और कभी कभी तो पार्टनर भी। पहला तरीका है परजीवी बन जाना, मतलब सीधे जिंदा जीवों से अपना भोजन लेना। अब इसमें भी दो तरह के एक्सपर्ट होते हैं। एक है अविकल्पी परजीवी। ये वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ जिंदा होस्ट पर ही जी सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है इनके पास। और दूसरे हैं विकल्पी मृतोपजीवी। ये नॉर्मली तो परजीवी ही हैं, लेकिन अगर होस्ट मर जाए तो ये एडजस्ट कर लेते हैं और मरे हुए हिस्से से भी काम चला लेते हैं। दूसरा तरीका है मृतोपजीवी बनना, यानी नेचर के सफाई कर्मी का रोल निभाना। ये मरे हुए और सड़े गले पदार्थों को खाते हैं। यहां भी वही दो कैटेगरीज हैं, अविकल्पी मृतोपजीवी जो सिर्फ मरी हुई चीजों पर जिंदा रह सकते हैं, और विकल्पी परजीवी जो आमतौर पर तो मरी हुई चीजें ही खाते हैं, लेकिन अगर मौका मिला तो जिंदा होस्ट पर भी अटैक कर सकते हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग तरीका, साझेदारी, जिसे सहजीवन कहते हैं। यहां फंगस किसी दूसरे जीव के साथ रहता है और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, एक विन विन सिचुएशन। जैसे लाइकेन में फंगस एल्गा को घर और प्रोटेक्शन देता है और बदले में एल्गा खाना बनाकर देता है। वैसे ही कोकम मूल में फंगस पौधे को मिट्टी से जरूरी न्यूट्रिएंट्स खींचने में हेल्प करता है। तो हमने ये समझ लिया कि कवक रहते कैसे हैं और खाते क्या हैं। अब एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल, ये अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं? चलिए अब इनके रिप्रोडक्शन के तरीकों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है कायिक जनन। इसमें तीन चीजें आती हैं। पहला, खंडन। इसका मतलब है कि फंगस का कोई टुकड़ा टूटा और उस टुकड़े से एक नया फंगस बन गया, सिंपल। दूसरा,
विखंडन, इसमें एक सेल सीधे सीधे दो में बट जाती है। और तीसरा मुकुलन, इसमें एक छोटा सा बड या उभार निकलता है जो अलग होकर नया जीव बन जाता है। इसके बाद है अलैंगिक जनन। ये स्पेशल सेल से होता है। इन सेल्स को कोनिडिया या बीजाणु कहते हैं। इन्हें बिल्कुल छोटे छोटे बीजों की तरह समझा जा सकता है। ये हवा में उड़ते रहते हैं और जैसे ही उन्हें सही जगह मिलती है वहां एक नया फंगस उग जाता है और इसके लिए किसी पार्टनर की जरूरत नहीं होती। और आखिर में है सबसे कॉम्प्लेक्स तरीका, लैंगिक जनन। इसमें जैसा कि नाम से ही साफ है, दो अलग अलग रिप्रोडक्टिव सेल्स आपस में मिलती हैं। कभी कभी ये सेल्स एकदम एक जैसी दिखती हैं, जिसे कहते हैं समयुग्मन, और कभी कभी एक बड़ी और एक छोटी होती है, जिसे असमयुग्मन कहते हैं। ये उनका जेनेटिक वैरायटी पैदा करने का तरीका है। तो ये थी कवक जगत की एक छोटी सी लेकिन मजेदार जर्नी। चलिए अब फटाफट सभी इंपॉर्टेंट बातों को एक साथ रिवाइज कर लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो शॉर्ट में कहें तो कवक का शरीर है थैलस, जो हाइफी नाम के धागों से बना है। खाना वो खुद नहीं बनाते, परजीवी, मृतोपजीवी या सहजीवी बनकर दूसरों से लेते हैं। और रिप्रोडक्शन 3 तरीके हैं, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। बस यही है कवक की पूरी कहानी एकदम शॉर्ट में। कवक के 4 मुख्य वर्ग। अब देखिए, ये जो फंगी का किंगडम है ना, ये बहुत बड़ा और डाइवर्स है। तो इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे 4 मेन क्लासेस में बांटा गया है। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला वर्ग है एस्कोमाइसिटीज। अच्छा, इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है, थैली फंजाई या सैक फंगाई। क्यों? क्योंकि इनके जो बीजाणु होते हैं ना, वो एक थैली जैसे स्ट्रक्चर में बनते हैं। अब ये रहते कैसे हैं? ये या तो मृत जीवी होते हैं, मतलब मरे हुए जीवों से अपना पोषण लेते हैं, या फिर परजीवी, जो दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर करते हैं। और हां, इनमें जो अलैंगिक बीजाणु हैं उन्हें कोनिडिया कहते हैं, और लैंगिक बीजाणुओं को एस्कस बीजाणु कहा जाता है। इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं एस्परजुलस, क्लेविसेप और न्यूरोस्पोरा। चलिए अब आते हैं दूसरे वर्ग पर, बेसिडियोमाइसिटीज। ये आपको ज्यादातर कहाँ मिलेंगे? पेड़ों के ठूंठों पर, मिट्टी में, या फिर पौधों के अंदर परजीवी के रूप में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है इनके बारे में कि इनमें अलैंगिक जनन होता ही नहीं है। तो फिर ये जनन कैसे करते हैं? ये कायिक जनन करते हैं खंडन विधि से। मतलब इनका शरीर टुकड़ों में टूटता है और हर टुकड़ा एक नया कवक बना देता है। और जो हम सब मशरूम खाते हैं ना, यानी एगैरिकस, वो इसी क्लास का मेंबर है। तीसरा वर्ग है फाइकोमाइसिटीज। ये आपको पानी वाली जगहों, सड़ी हुई लकड़ी या दूसरी नम जगहों पर मिलेंगे। इनके अलैंगिक जनन में जो बीजाणु होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो चल बीजाणु जो मूव कर सकते हैं, या फिर अचल बीजाणु जो एक ही जगह रहते हैं। ब्रेड पर जो फफूंद लग जाती है ना, जिसे राइजोपस कहते हैं, वो इसी का एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। और अब आखिरी चौथा वर्ग, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इन्हें अपूर्ण कवक या इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि इन्हें अपूर्ण क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ अलैंगिक जनन ही पाया गया है, और वो भी कोनिडिया नाम के बीजाणुओं से। इस ग्रुप के ज्यादातर सदस्य अब घटक होते हैं, मतलब ये सड़ी गली चीजों को डिकम्पोज करते हैं और एक तरह से हमारे पर्यावरण के सफाई कर्मचारी हैं। इसके उदाहरण हैं कॉलिटोट्राइकम और ऑल्टरनेरिया। तो ये तो हो गई बात कवक के 4 वर्गों की, लेकिन इनकी असली इंपॉर्टेंस हमें तब पता चलती है जब हम अपनी डेली लाइफ में इनका इस्तेमाल देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि भोजन और दवाइयों में कवक का क्या कमाल है। सबसे पहले बात करते हैं खाने की। मशरूम तो हम सबने खाया ही है। तो कई तरह की मशरूम और मॉरल, जैसे कि एगैरिकस, बुलेटस और लैंटिनस, ये सब खाए जाते हैं। और सिर्फ स्वाद ही नहीं, ये पौष्टिक भी होते हैं। और हाँ, यीस्ट, उससे कैसे भूल सकते हैं? ये विटामिन बी और डी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। अब खाने के बाद आते हैं दवाइयों पर, और यहां तो कवक किसी जादू से कम नहीं है। देखिए, एक दवा है अर्गोट। ये क्लेविसेप्स परप्यूरिया नाम के फंगस से मिलती है और गर्भाशय संकुचन में काम आती है।
फिर है ईफेड्रीन, जो यीस्ट से मिलती है और दमे के इलाज में बहुत उपयोगी है। यही नहीं, स्टेरॉइड बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है। और विटामिन की बात करें तो यीस्ट से विटामिन बी और रोडोटोरुला से विटामिन ए मिलता है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, वो भी तो पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से ही खोजी गई थी। तो हमने खाना देख लिया, दवाइयां देख लीं, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। कवक तो बड़े बड़े उद्योगों में भी बहुत काम आते हैं। चलिए अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इनके रोल को समझते हैं। खासकर कार्बनिक अम्लों के उत्पादन में इनका बहुत बड़ा हाथ है, जैसे कि सिट्रिक एसिड। ये पेनिसिलियम और एस्परजिलस जैसे फंगस से बनाया जाता है। इसी तरह इटैकोनिक एसिड बनाने के लिए एस्परजिलस का इस्तेमाल होता है और ग्लूकोनिक एसिड के लिए एस्परजिलस नाइजर और पेनिसिलियम दोनों ही काम आते हैं। और अब चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे कवक से मिलने वाली कुछ प्रमुख एंटीबायोटिक्स की। चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले है पेनिसिलिन। ये हमें मिलती है पेनिसिलियम नोटेटम से और ये बैक्टीरिया पर काम करती है। फिर है प्रोलिफेरिन, जो एस्परजिलस प्रोलिफेरिन से मिलती है और तपेदिक यानी टीबी के खिलाफ एक्शन लेती है। इसके बाद है एल-सार्सिन, जो एस्परजिलस ज़ाइजेंटियस से मिलती है और ट्यूमर से लड़ने में मदद करती है। फिर है अस्टिलेजिक एसिड, जो अस्टिलैगोमेडिस से मिलता है और ये खुद दूसरे कवकों पर असर करता है। और आखिर में है ऑर्गोटीन, जो क्लेविसेप्स परपुरिया से मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने वर्सेटाइल हैं। इंडस्ट्रीज में फंगस का क्या काम है? आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई चीजें फंगस के बिना बन ही नहीं सकती। देखिए, वाइन और बियर बनाने में फंगस का बहुत बड़ा रोल है। वाइन के लिए एस्परजिलस ओराइजे नाम का फंगस चावल को फर्मेंट करता है और बियर बनाने के लिए सैक्रोमाइसिस सर्विसी का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है ना, इसी से इन ड्रिंक्स में उनका खास स्वाद और अल्कोहल आता है। यही फंगस सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, जिसे हम आम भाषा में यीस्ट भी कहते हैं, बेकरी इंडस्ट्री की तो जान है। जब ये फर्मेंटेशन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और यही गैस ब्रेड, केक और दूसरे बेकरी प्रोडक्ट्स को एकदम नरम और फूला हुआ, मतलब कि फ्लफी बनाती है। तो अगली बार जब आप कोई फूला हुआ केक देखें तो याद रखिएगा कि ये एक फंगस का ही कमाल है। और अगर बात चीज की करें तो यहां भी फंगस का बहुत बड़ा योगदान है। पेनिसिलियम की कई किस्में चीज को पकाने में, मतलब उसे राइपेन करने में मदद करती हैं। इसी फंगस की वजह से चीज को उसका वो अनोखा मजेदार स्वाद और टेक्सचर मिलता है। अच्छा, इंडस्ट्रीज में फंगस का एक और बहुत बड़ा काम है एंजाइम बनाना। आप फंगस को छोटी छोटी फैक्ट्री समझ सकते हैं, जो हमारे लिए बेहद जरूरी एंजाइम बनाती हैं। फंगस से कई तरह के एंजाइम कमर्शियल लेवल पर बनाए जाते हैं, जैसे कि इन्वर्टेज, जाइमेज, एमिलेज, सेलुलेज, लाइपेज और पेक्टिनेज। ये सारे एंजाइम्स अलग अलग इंडस्ट्रीज में बहुत काम आते हैं, जहां ये केमिकल प्रोसेस को तेज करने में मदद करते हैं। तो इंडस्ट्री से निकलकर अब चलते हैं खेतों की तरफ। फंगस सिर्फ फैक्ट्रियों में ही नहीं, बल्कि खेतों में भी किसानों के बहुत अच्छे दोस्त साबित होते हैं। फंगस को आप प्रकृति का स्कैवेंजर यानी सफाई कर्मचारी भी कह सकते हैं। ये मरे हुए जीवों और पौधों के हिस्सों को सड़ा गलाकर डीकंपोज कर देते हैं। इस प्रोसेस में ये जरूरी पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में लौटा देते हैं। इससे मिट्टी तो उपजाऊ बनती ही है, साथ ही हमारा पर्यावरण भी साफ रहता है। कुछ अच्छे फंगस बुरे फंगस से लड़ने में भी मदद करते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा नाम का फंगस पिथियम जैसे हानिकारक फंगस को बढ़ने से रोकता है, जो फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसी को बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। फंगस पौधों के साथ एक खास तरह की दोस्ती भी करते हैं, जिसे कवक मूल या माइकोराइजा कहा जाता है। इसमें होता यह है कि फंगस के धागे बड़े पौधों की जड़ों से जुड़ जाते हैं। इस पार्टनरशिप की वजह से पौधे मिट्टी से ज्यादा पोषक तत्व और पानी सोख पाते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ बेहतर होती है। इसके अलावा फंगस मिट्टी के लिए दो और जरूरी काम करते हैं। पहला, ये मिट्टी के कणों को आपस में बांध कर रखते हैं, जिससे सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव कम होता है।
और दूसरा, ये हवा से नाइट्रोजन लेकर उसे मिट्टी में फिक्स करते हैं, जो पौधों की ग्रोथ के लिए एक बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट है। तो ये तो हो गए सारे फायदे, लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। फंगस हमेशा हमारे दोस्त बनकर नहीं रहते, ये कभी कभी बहुत नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और जानते हैं कि फंगस हमारे लिए क्या क्या समस्याएं पैदा कर सकते हैं। फंगस का सबसे बड़ा और खतरनाक रूप है जब वो रोग फैलाने लगते हैं। ये पौधों, जानवरों और यहाँ तक कि हम इंसानों में भी गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। ये लिस्ट दिखाती है कि फंगस फसलों के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। आलू में मस्सा रोग, गेहूं में ब्लैक रस्ट और गन्ने में रेड रॉट, ये कुछ ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जो फंगस की वजह से होती हैं। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। असल में फंगस हमारी कई जरूरी फसलों जैसे चावल और मूंगफली को भी भारी नुकसान पहुंचाते हैं। और ये सिर्फ पौधों तक ही सीमित नहीं है। कुछ फंगस कीड़ों और मछलियों जैसे जानवरों पर पैरासाइट यानी परजीवी बनकर रहते हैं और उनमें खतरनाक बीमारियां पैदा कर देते हैं। अब बात करते हैं हम इंसानों की। फंगस हमारी त्वचा, सांस की नली और फेफड़ों में इन्फेक्शन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हवा में जो फंगस के छोटे छोटे स्पोर्स घूमते हैं वो कई लोगों में एलर्जी की वजह भी बनते हैं। और आखिर में फंगस की एक ऐसी हानिकारक गतिविधि जिससे हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं, खाने की चीजों को खराब करना। घर में ब्रेड पर, अचार में या फलों पर जो फफूंद लग जाती है ना, वो यही है। इसके पीछे म्यूकर, राइजोपस और पेनिसिलियम जैसे आम फंगस होते हैं। ये हमारे खाने को डिकम्पोज करके खराब कर देते हैं, जिससे वो खाने लायक नहीं रहता। तो फिर क्या कहें, फंगस हमारे दोस्त हैं या दुश्मन? देखिए, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। वो हमारे जीवन के लिए जरूरी भी हैं और उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं। सच तो ये है कि वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखने के लिए धन्यवाद।